हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने 60 डे चैलेंज लिया है यूपीएससी क्रैक करने के, तो आज डे 4 है। तो डे 4 में आज से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पॉलिटी का 7 डे का टारगेट लिया है कि 7 डे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको रिवीजन करेंगे। और डे 4 होगा वो आपको मैं जैसे कि जो मेन टॉपिक में से 15 में से जो टॉपिक है उसमें से पहले मान लो प्रस्थान ले लिया, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, जो भी 2 टॉपिक, मान लो 15 टॉपिक है तो हम अगर 7 डे में डिवाइड करते हैं तो पर डे हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसी पर्टिकुलर टॉपिक का हम वो मोक लगाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो में आपको मिलेगा एक उसके टॉपिक्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको शॉर्ट्स नोट में, चाहे वो आप किसी भी अपने नोट से बनाओ, चाहे आपके पास माइंड मैप जो भी मटेरियल है उससे आप पढ़ो, पर जो मेरे पास है मैं उसमें आपको दिखाऊंगी इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरा ही, इसको अच्छे से एग्जाम्पल सहित तो इसको समझाते हुए। ठीक है, और उसके लगा लीजिए, नहीं तो आप लोग मेरी वीडियो एक बार विजिट करना, उसके साथ साथ आपके टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, आज हम पढ़ते हैं पहले पॉलिटी के 2 टॉपिक्स, उसके बाद लगाते हैं हम मॉक टेस्ट। बात करते हैं सबसे पहले जो कि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हुए भी चलूंगी कि रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आए और हमारा पॉलिटी कवर हो जाए। ठीक है, तो आज के डे 4 में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी का शासन और ताज का शासन। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ बता देती हूँ आपको। जैसे कि शुरुआत की कहानी क्या होता है, सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। ये कंपनी भारत में आई थी। कौन सी कंपनी आई थी? व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, राज करना शुरू कर दिया। अब समस्या कहाँ पे हुई कि जब कंपनी को ज़्यादा ताकत मिलने लगी, क्या हुई, ज़्यादा ताकत मिल गई और ये दिक्कतें शुरू हो गई। क्या हुआ, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, गलत शासन हो गया, फिर इंग्लैंड में इससे चिंता बढ़ गई। अब भ्रष्टाचार में क्या हुआ, कंपनी के अधिकारी अपने फायदे के लिए काम करने लगे। क्या करने लगे, अपने फायदे के लिए काम करने लगे, जनता का शोषण हुआ। ठीक है, फिर गलत शासन, क्या कोई भी सही कानून या नियम नहीं था इसके पहले। ठीक है, फिर हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा था। ठीक है, और इंग्लैंड में से क्या चिंता बढ़ गई, ब्रिटिश सरकार को भी डर हुआ कि कंपनी बहुत अगर ताकतवर हो रही है तो पैसा भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, इसलिए क्या हुई, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स बनाए गए। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अलग अलग समय पे कानून बनाए। ठीक है, अलग अलग समय पे क्या किया, उन्होंने कानून बनाए। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्या आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये क्या था आपका, अभी रेगुलेटिंग एक्ट आया कि ये कानून था क्या, जिससे ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर, बंगाल के जनरल के रूप में, बंगाल का यानी बॉम्बे मद्रास गवर्नर उसके अधीन, मतलब क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल यानी जनरल गवर्नर बनाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है, फिर आपकी कंपनी के ऊपर संसद का कंट्रोल शुरू हुआ। क्या हुआ, संसद का कंट्रोल शुरू हुआ। लेकिन यही से समस्या क्या होगी, शुरू हो गई। और समस्या क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल में टकराव भी शुरू हो गया। ठीक है, कोर्ट कहता कि हम सब पर लागू है। ठीक है, गवर्नर जनरल कहता कि हम प्रशासन चलाते हैं इसमें। ठीक है, यानी कौन बड़ा है, कोर्ट या सरकार, ये समस्या इसमें शुरू हो गई। इसलिए फिर आया हमारा इसको संशोधित करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हमने कहा संशोधन अधिनियम 1781 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या होगी, इसमें तय होगी, कोर्ट को सिर्फ कलकत्ता के लोगों पर लागू नहीं होना। ठीक है, पूरे भारत पर नहीं, मतलब कोर्ट की पावर कम कर दी गई। किसमें, आपका संशोधित अधिनियम 1781 में। ठीक है, गवर्नर जनरल को रहा सरकारी कामों में कोर्ट दखल नहीं देगा, प्रशासन क्या है, आराम से काम कर सकेंगे। ठीक है, भारतीय कानून की मान्यता भी हुई इसमें। ठीक है, जैसे कि हिंदुओं पर भी हिंदू कानून, मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू हुआ, लोकल परंपराओं का भी सम्मान। ठीक है, में कोर्ट और सरकार के बीच टकराव हुआ, जिसे 1781 के एक्ट ने संतुलित किया। ठीक है, तो ये आपका 1781 में आया। जैसे कि आप इजी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि 1773 में और 1781 में कंफ्यूजन था, पर अब 1784 से सरकार के धीरे धीरे पूरा कंट्रोल होने लगता है। तो फिर आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वाणिज्यिक मामलों के निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। इजी लैंग्वेज है कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस ब्रिटिश सरकार दोनों मिलकर शासन करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया, गठन बनाया गया, सरकार का एक ग्रुप बनाया गया। मतलब दोहरा शासन, व्यापार
कौन करेगा? कंपनी करेगा, शासन ब्रिटिश सरकार करेगी। सीधा इसका मतलब यही था कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि दुकान कंपनी चलाएगी लेकिन मालिक क्या होगा? सरकार, उस ऊपर से देखेगा। ठीक है, ये यूपीएससी की लैंग्वेज में है, पर मैं इसको इजी लैंग्वेज आपको समझाते हुए चल रही हूँ कि एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपको उस सेंटेंस की इजी लैंग्वेज भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आता है संशोधन अधिनियम 1786। क्या आता है कि गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति, ठीक है, और परिषद के निर्णयों पर अधिभावी शक्ति। अब क्या है ये समस्या? क्या था कि गवर्नर जनरल कमजोर था। समाधान क्या निकाला? गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई। ठीक है, ज्यादा पावर देगी, वो अपने काउंसिल की बात ना माने तो भी फैसला ले सकता है, मतलब एक स्ट्रांग बॉस बना दिया गया। ठीक है, ये हुआ आपका संशोधन अधिनियम 1786 में। ठीक, क्या थी? परिषद के निर्णय पे, इसे परिषद के निर्णय पे कि अगर काउंसलिंग परिषद कुछ फैसला लेती है तो गवर्नर जनरल को भी सही नहीं लगता तो वो उस फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। ठीक है, ये था इसमें संशोधन अधिनियम 1786 में। ठीक है, अभिभाव शक्ति का मतलब आपका ऊपर से रोकने या बदलने की शक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका चार्टर एक्ट 1793 की। क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्य कर्मचारी भारतीय राजस्व में भुगतान। क्या है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कर्मचारी भारतीय राजस्व से भुगतान, मतलब आपका यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला ही भारत में व्यापार कर सकती है। ठीक है, किसी और अंग्रेज को अनुमति नहीं थी। ठीक है, 1793 में क्या हुआ? ठीक है, तुम वैसे ही 20 साल तक व्यापार करते रहो। ठीक है, सीधा ये हुआ आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्य कर्मचारी भारतीय राजस्व भुगतान। ठीक है, इनके सदस्य कर्मचारी को अच्छी खासी सैलरी और पैसा दिया गया ताकि वो ठीक से कंपनी को कंट्रोल कर सके। इसमें हुआ किसमें? ये 1793 में, ये सारी चीजें चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं आपका चार्टर एक्ट 1813 की। व्यापार एकाधिकार समाप्त किया। चाय व्यापार और चीन, ठीक है, के साथ व्यापार, ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश, पश्चिमी शिक्षा के प्रावधान किए गए, स्थानीय शासन कर का अधिकार, भारत में कंपनी क्षेत्र ब्रिटेन के सम्राट और उत्तराधिकारियों की संप्रभुता के रूप में स्थापित किया गया। अब क्या था? देखो, व्यापार एकाधिकार मतलब समाप्त आपका कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि उसका अकेले व्यापार करने का अधिकार खत्म हो गया, मतलब अब दूसरे अंग्रेज भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या था? एक चीज अभी भी कंपनी के पास रही, क्या? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, मतलब इन दोनों चीजों में अभी भी सिर्फ कंपनी काम करेगी और कोई अंग्रेज कंपनी काम नहीं करेगी। किसमें? चाय और चीन के साथ व्यापार। ठीक है, फिर आपका भारत में मिशनरी धर्म प्रचारक भेजने की, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की। ठीक है, अब बाहर से भी लोग आएंगे, अपने धर्म की पढ़ाई का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, फिर इसका मतलब थोड़ा, अब ये क्या है? ब्रिटिश, आपका ब्रिटिश सम्राट की प्रभुत्व स्थापित, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत पे असली मालिक कौन है? ब्रिटिश राजा या रानी है, कंपनी सिर्फ उसके बिहेव पे शासन कर रही है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कंपनी खुद मालिक नहीं है, असली मालिक क्या है? इंग्लैंड का राजा है। इस एक्ट का मतलब हुआ चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक पूरी लाइन में, अगर सीक्वेंस में बोलूं कि पूरा इसका ब्रीफ, कि 1813 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म तो हुआ, लेकिन चाय और चीन व्यापार उसी के पास रहा और भारत पर असली अधिकार किसका रहा? ब्रिटिश राजा का ही माना गया। ये आपके इस पूरे चार्टर एक्ट का समरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका फिर चार्टर एक्ट 1833 का। क्या हुआ इसमें? बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ठीक है, कंपनी का वाणिज्यिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तन हुआ। अब इसको समझते इजी लैंग्वेज। पहले क्या समझते? बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, मतलब अब सिर्फ बंगाल के लिए गवर्नर जनरल नहीं होता था, अब पूरे भारत के लिए एक ही गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक है, यानी पहले मान लो एक शहर का बॉस था, पूरे देश का बॉस बना दिया गया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब क्या हुआ?
कंपनी का व्यापार से प्रशासन में बदलाव, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, व्यापार भी करती थी और शासन भी करती थी, लेकिन क्या हुआ, इसमें ये समाप्त हो गया। अब कंपनी सिर्फ क्या करेगी, अपना काम करेगी। 1833 के एक्ट में कंपनी का व्यापार खत्म कर उसे सिर्फ शासक बना दिया गया, ठीक है, और पूरे भारत के लिए एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया। ये किस में हुआ हमारा, 1833 के चार्टर एक्ट में। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ। गवर्नर जनरल की पृथक विधायी परिषद, भारतीय विधायी परिषद स्थापना, संविदा प्रणाली पर आधारित सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी जारी किया गया। अब देखिए इस चार्टर अधिनियम 1853 को इजी में समझते हैं कि गवर्नर जनरल का कार्य क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल एक ही समय पे प्रशासन भी चलाता और कानून भी बनाता था, लेकिन 1853 में क्या, वो दोनों काम अलग कर दिए गए इस चार्टर एक्ट में। मतलब अब एक ही व्यक्ति सब काम नहीं करेगा, काम को बांट दिया गया। विधायी परिषद अलग बना, कानून बनाने के लिए अलग टीम बनाएगी, मतलब इसमें नए सदस्यों को जोड़े गए, चर्चा करके कानून भी बनाए गए, ठीक है। भारतीय विधायी परिषद की स्थापना क्या हुआ, आप देखो इसमें कुछ नए लोग भी जोड़े गए, धीरे धीरे भारतीयों को भी इसमें क्या किया गया, शामिल करने का रास्ता खुला इस चार्टर अधिनियम 1853 में, ठीक है। सिविल सेवा योग्यता के आधार पर अब क्या, नौकरी पहचान, पहले क्या होती थी, नौकरी पहचान और सिफारिश पे मिलती थी, लेकिन अब एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। भर्ती शुरू हुई, मेरिट यानी योग्यता के आधार पर आपका चयन होगा, भारतीयों के लिए भी रास्ता खुला। मतलब अब नौकरी पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी, सिर्फ जान पहचान से नहीं मिलेगी। किसमें हुआ, चार्टर अधिनियम में, ठीक है। अब इसको एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करो तो कैसे करोगे, 1853 के एक्ट में क्या हुआ, प्रशासन और कानून बनाने का काम अलग तो हुआ, नई विधायी परिषद भी बनी और सिविल सेवा में परीक्षा के लिए जरिए भर्ती भी शुरू हुई, जिससे क्या हुआ, भारतीयों को भी मौका मिला। ये किसमें हुआ हमारा, चार्टर अधिनियम 1853 में। ताज का शासन, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, देखो बहुत बढ़िया। अब आप क्या मतलब चीजें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे हम आ गए, ठीक है। 1858 से पहले, 1858 से 1947 तक हम ब्रिटिश राज क्यों शुरू हुआ, ठीक है, चलिए इस पे चर्चा करते। देखो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो 1858 लागू हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, शासन खत्म और सीधे क्या हुआ, भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, ठीक है। इसीलिए इसे ब्रिटिश क्राउन रूल भी कहा जाता है, ताज का शासन भी कहा जाता है, यानी राज का शासन या ताज का शासन, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 में भारत की जो महान क्रांति कहा जाता है जिसको, वो भारतीयों ने उस समय क्या हुआ, भारतीयों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। अब विद्रोह क्यों हुआ, जब वो रिवॉल्ट हुआ था, किसानों से ज्यादा टैक्स हुआ, जनता परेशान थी, भारतीय राजाओं को हटाना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति उसी समय अपनाई गई थी, धर्म में धक्कल देना, मतलब लोग सोचते थे अंग्रेज उनके धर्म को बदल देंगे, ठीक है। सेना में असंतोष था, सिपाहियों के साथ मतभेद हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ विद्रोह के बाद, देखो ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ये सब एक कहानी के रूप में बता रही हूँ कि आपको चीजें अभी अधिनियम स्टार्ट होने से पहले क्यों सी चीजें शुरू हुई, ताज का शासन। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कंपनी भारत संभाल नहीं पा रही है, ठीक है, अगर ऐसा ही चला तो हम भारत को क्या करेंगे, खो देंगे, ठीक है। इसलिए फिर हम लाए 1858 में बड़ा फैसला, यानी तब आया हमारा अधिनियम 1850 एक्ट में। क्या हुआ आप देखो, भारत सीधे क्यों इनके अधीन हो गया, नॉर्मल लैंग्वेज सुनो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल से वायसराय बनाया, देखा ना, भारत के सुशासन के लिए अधिनियम, ठीक है। अब देखो चीजें इसको एक तरह से पढ़ते हैं कि आपका कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण, देखो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन कर किसे दे दिया गया, ब्रिटिश राजा और रानी को दे दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी नहीं, सीधे इंग्लैंड के राज रानी पर भारत राज करेगा, कंपनी नहीं करेगा, सीधे इंग्लैंड से ही सारी चीजें कंट्रोल में होंगी। गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, ठीक है, वो राजा रानी का प्रतिनिधि बन गया, ठीक है। पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय, ठीक है। भारत का सचिव और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनी। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में भी एक नया पद बना, भारत सचिव, यानी उसकी मदद के लिए 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई, यानी लंदन में भी एक बड़ा अधिकारी बैठा जो भारत को कंट्रोल करता है, और उसके साथ क्या होगी, 15 लोगों की टीम होगी। ये हुआ आपका 15 सदस्यीय परिषद बनी, ठीक है। ये किस में हुआ हमारा, 1858 में,
ठीक है, यानी आप सीधे लैंग्वेज में कह सकते हो कि 1858 में कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई और गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया और भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय परिषद बनाए गए। ये पूरे इस चार्टर एक्ट का, सॉरी, इस भारतीय परिषद अधिनियम का एक पूरा समरी हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1858 से क्या हुआ। क्राउन रूल शुरू हुआ, अब धीरे धीरे भारतीयों को भी थोड़ा थोड़ा शामिल किया गया। कहाँ से? 1858 से। अब बात करते हैं हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। क्या हुआ इसमें? देखो, पहली बार, ठीक है, पहली बार भारतीयों को भी कानून बनाने में शामिल किया गया। ठीक है, वायसराय की विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्य भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक, में चीजें क्या हुई कि वायसराय की काउंसिल को भी कुछ भारतीय सदस्यों को भी जोड़े गए। किसमें? 1861 में। बनाने वाली परिषद में सिर्फ क्या अंग्रेज होते थे, अब कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया। ठीक है, फिर बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी पुनः आई, पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी समय आई। अब क्या हुआ? पहले जो सब होता था फैसले सिर्फ क्या करते थे? केंद्र, वायसराय करता था। ठीक है, अब बॉम्बे और मद्रास को फिर से अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। प्रेसिडेंसी विधायी पुनः आई। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब मान्यता दी गई। क्या है ये? हर मंत्री यानी हर अधिकारी को अलग अलग काम देना। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली मान्यता दी गई। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश, ठीक है, जैसा लिखा है यहाँ पे, जारी करने के लिए, यानी अगर कोई आपात स्थिति हो जाए यानी इमरजेंसी आए तो वायसराय तुरंत कानून बना सकता है बिना ज्यादा चर्चा किए, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है वो। ठीक है, ये किस में हुआ? हमारा 1861 में। यानी पूरे इस अधिनियम को एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो क्या कहोगे कि 1861 के एक्ट में क्या हुआ? भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया, प्रांतों को कुछ अधिकार मिले, काम बांट दिए गए और वायसराय को आपात स्थिति में तुरंत कानून बनाने की शक्ति दी गई। किसमें? 1861 में। ठीक है, ये ताज के शासन के दौरान। अब चलिए बात करते हैं आपका जो है भारतीय परिषद अधिनियम क्या 1892 में क्या हुआ। आप देखो, प्रांतीय विधान परिषद और स्थानीय निकायों के सिफारिश। क्या था इसका मतलब? कि कुछ संस्थाएं जैसे प्रांतीय परिषद, नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये लोग कुछ नाम रिकमेंड करेंगे, मतलब ठीक है, नाम उनका रिकमेंड करेंगे, जिन्हें केंद्रीय और प्रांतीय परिषद इस प्रकार निर्वाचनों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किए। जैसे कि अब वो नाम रिकमेंड करेंगे, जो नाम सुझाए जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को क्या परिषद में लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला किसका होता था? अंग्रेज का ही होता था। यानी नाम तो भारतीय सुझाते थे लेकिन चुनता कौन था? अंग्रेज चुनता था। और निर्वाचन का सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या था कि हर कोई वोट नहीं दे सकता, बहुत कम लोगों को ही अधिकार होता था वोट देने का। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि जनता सीधे वोट नहीं देती थी, पहले कुछ लोगों को चुने जाते थे, फिर वो आगे प्रतिनिधि चुनते थे। ठीक है, यानी सीधे चुनाव नहीं थे, बहुत कम लोगों को ही वोट देने का हक था। किसमें? 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, ये हुआ आपका। बताती है, देखो जो ऑप्शंस आएंगे ना इसी लैंग्वेज में आएंगे, इसलिए मैं लिखा है, बस आपको इजी लैंग्वेज में डिफाइन कर रही हूँ कि अगर आप समझ रहे हो, आपका रिवीजन भी हो और साथ साथ जो हम पॉलिटी कवर करेंगे 7 डेज में, इसमें हम आज फर्स्ट डे 4 में कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं। शॉर्ट में लिखा है, इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करूँ कि अगर आप एक बार वीडियोस भी आके विजिट करते हो तो आपको इस नोट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ मैंने ईजी में बताया भी है और यूपीएससी की लैंग्वेज को मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1892 पे। अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखो, इसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, यानी मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जाना क्यों जाता है? देखो, उस समय 2 बड़े अधिकारी होते थे, लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड में और लॉर्ड मिंटो जो भारत में थे, इसलिए इन दोनों को नाम को मिलाकर इसका नाम रख दिया गया मार्ले मिंटो सुधार, यानी मार्लो मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसे भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्रांतीय परिषद में क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, यानी प्रांतीय परिषद में क्या भारतीय नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। ठीक है, यानी भारतीय सदस्य भी ज्यादा हो गए। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य। ठीक है, क्या हुआ? पहली बार एक भारतीय को क्या किया गया? वायसराय यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। उदाहरण के लिए क्या है आपका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे, इनको क्या मिली? वायसराय की जगह मिली।
कहाँ पे? पहली बार एक भारतीय को वायसराय की जगह मिली, ठीक है, ये हुआ। अब भारत के सबसे बड़े फैसले में क्या होगा? एक भारतीय भी शामिल होगा। क्या होगा? एक भारतीय भी शामिल होगा। वो कौन था सबसे प्रथम भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम व्यक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली, क्या है ये? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये? मुसलमानों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था की गई, ठीक है, मतलब मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट देंगे, यानी हर समुदाय अपने अपने लोगों को चुनेगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब हर समुदाय का अलग हिस्सा तय किया गया। ये हो गया आपका 1909 का अधिनियम, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसे हम मार्लो मिंटो नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं किसे? हम भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ? देखो, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से नाम से जान, इसके पहले उसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म से कहते हैं 1909 को। इसे किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है ये? देखो, अब ये भी क्या है? एडविन मॉन्टेगू, ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इन दोनों के नाम पर ही क्या है? ये दोनों बड़े लोग थे, इन दोनों के नाम पे मिलाकर ये नाम, इस अधिनियम का नाम ये रख दिया गया, ठीक है। अब क्या है? देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन, ठीक है, क्या हो? कामों को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। केंद्र यानी तो सेंट्रल में होगा, बड़े काम जैसे रक्षा और विदेश का काम करेगा, ठीक है। प्रांत यानी छोटे स्थानीय नाम, जैसे प्रांतीय विषय स्थानांतरण, ठीक है। ये आपका इसमें कि प्रांतों के में काम 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षित विषय यानी जैसे कि मान लो आपका जैसे आरक्षित विषय द्विसदनी प्रणाली में विभाजित, मतलब आरक्षित विषय में क्या अंग्रेजों के पास क्या होगा? जैसे पुलिस और वित्त, यानी फाइनेंस और पुलिस। हस्तांतरित विषय में क्या होगा? भारतीय मंत्रियों को देगा, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। फिर आगे आपका द्विसदनी प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। क्या हुआ? ये केंद्र में 2 सदन बनाए गए। कौन से? एक ऊपर वाला काउंसिल ऑफ स्टेट और नीचे वाला, ठीक है, 2 सदन बनाए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात क्या हुई कि अब लोग सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। पहले क्या होता था? अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, इसके पहले 1909, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? अब लोग सीधे वोट देकर प्रतिनिधि चुन सकते हैं, यानी आपका प्रत्यक्ष चुनाव, जैसा इसमें लिखा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का विस्तार, क्या मतलब हुआ आपका कि देखो 1909 में क्या हुआ? जो अलग चुनाव, ठीक है, शुरू हुआ था, उससे और भी बढ़ा दिया गया, और अब और समुदायों को भी अलग प्रतिनिधित्व मिला। इसका मतलब ये कि अब अलग अलग समुदायों के लिए अलग सीटें और भी बढ़ा दी गई। किसमें? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, ठीक है। उच्चायुक्त का पद सृजित किया, मतलब क्या है? इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया ताकि भारत के काम वहां संभाले जा सके, ठीक है, यानी भारत का प्रतिनिधि क्या है? इंग्लैंड में बैठने लगा। केंद्रीय लोकसेवा आयोग, क्या हुआ? सरकारी नौकरी के लिए भी आयोग बनाया गया, यानी आज जिसे हम यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, इसी समय हुई थी यूपीएससी की शुरुआत, यहीं से बनाया गया एक आयोग, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए, यानी सरकारी नौकरी की एक अलग संस्था बनाई गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे कहा गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम 1935, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले इसे समझो क्यों हुआ ये। देखो, यह अंग्रेजों का सबसे बड़ा और आखिरी बड़ा एक्ट था, ठीक है। इसमें भारत को ज़्यादा पावर है, आज़ादी की तरफ का क्या एक पहला कदम ही समझ लो देने की कोशिश की गई। 1935 में क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। क्या था? योजना थी कि ब्रिटिश भारत, मतलब जो योजना बनाई गई थी वो ब्रिटिश भारत यानी प्रांत प्लस रियासतें, स्टेट्स, दोनों मिलकर एक यूनियन बनाए, यानी फेडरेशन बनाए, मिलकर एक संघ बनाए, ठीक है। शक्तियों का क्या हुआ? शक्तियों का 3 सूचियों में बंटवारा हुआ। देखो, शक्तियों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में क्या किया गया? विभाजित किया गया। क्या है मतलब? संघीय सूची में क्या हुआ? केंद्र के नाम आए, ठीक है। प्रांतीय सूची में राज्यों के नाम आए, और समवर्ती सूची में क्या हुआ? दोनों मिलकर ही काम करेगा, यानी काम क्या, कौन क्या काम करेगा, ये साफ साफ बांट दिया गया। किसमें? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। अब देखो, प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में स्थापित। क्या हुआ ये? एक एक करके समझते हैं। प्रांतों को अपने फैसले
खुद लेने की आजादी दी गई। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से शासन चला सकते हैं। किस पे? इस अधिनियम में। ठीक है, राज्य को खुद अपना काम करने की आजादी मिल गई। किसमें मिल गई? इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। पहले क्या था? 1919 में काम आधा अंग्रेज और आधा भारतीय करे थे, लेकिन अब क्या हो? पूरा काम प्रांतों को ही दे दिया गया। यानी अब आधा आधा सिस्टम खत्म, पूरा काम राज्यों के पास है। केंद्रीय में संघीय न्यायालय की क्या हुई? एक बड़ा कोर्ट बनाएगा जो केंद्र और राज्यों के झगड़े को क्या करे? सुलझाए। ठीक है, कुछ प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था भी थी। जैसे मान लो कुछ राज्यों में 2 सदन भी बनाए गए। ठीक है, 2 सदन भी, द्विसदनी प्रणाली स्थापना, 2 सदन भी बनाए गए। मतलब जैसे कि ऊपर का सदन, नीचे का सदन। ठीक है, कुछ राज्यों में भी संसद 2 हिस्सों में बट गई। ठीक है, इसी समय क्या हुआ? भारत का एक केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई केंद्रीय बैंक भी बनाया गया। काम क्या था? पैसे और बैंकिंग सिस्टम को संभालना। ठीक है, लोकसेवा आयोग यानी केंद्र और राज्यों में अलग अलग आयोग बनाए गए। काम क्या? सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती। ठीक है, यानी आप पूरे इस एक लाइन में इसको अगर आपको बताना तो क्या बोलोगे? 1935 के एक्ट में भारत को संघीय ढांचा, राज्यों को स्वायत्तता, शक्तियों का बंटवारा और कई संस्थाएं जैसे कि आरबीआई, कोर्ट, पीएससी आदि स्थापना की गई। किसमें? हमारा 1935 में। अब बात करते हैं हम कि आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं इसे हम, 1947 को की तरफ हम बढ़ गए। क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त, 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बने, रियासतों को भारत और पाकिस्तान में रहने की स्वतंत्रता प्रदान की। मतलब देखो, अंग्रेजों का राज भारत में खत्म हो गया, अब भारत पे अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, 2 स्वतंत्र राज्य बने, भारत और पाकिस्तान। भारत को 2 हिस्से में बांट दिया गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग दोनों देश बन गए। रियासतों का विकल्प दिया गया, यानी रियासतों मतलब छोटे छोटे राजा नवाब वाले राज्य, उनके पास विकल्प क्या था? भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में भी में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र हो। ठीक है, जो उनकी मर्जी, यानी हर राजा को कहा गया तुम खुद तय करो कि कहाँ जाना है इस समय। ठीक है, ये हमारा हुआ। जैसे कि अब इसको एक लाइन में हमको डिस्क्राइब करना तो क्या बोलेंगे? 1947 के एक्ट में अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने और रियासतों को अपनी पसंद से किसी देश में शामिल होने का अधिकार दिया गया। ये हमारा खत्म हुआ ताज का शासन, और यहीं हमारी खत्म हुई थी गुलामी, और यहीं से हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज कंपनी के शासन और ताज का शासन। अब इसके